आज का ये पेपर सॉल्यूशन है एसएससी सीजीएल 13 अगस्त 2021 जो कि शिफ्ट 2 का था। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद। जो भी आप कमेंट करते हैं, जो भी एक पॉजिटिव कमेंट होता है, इससे हम लोगों को एक अलग सी ऊर्जा मिलती है, एक अलग सा एनर्जी मिलता है, ताकि हम लोग और बेहतर तरीके से आपके पास सॉल्यूशन और जो भी आपके एग्जाम के लिए जो बेहतर होगा वो आप तक हम लोग पहुंचा सके। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा यहाँ से मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह के कॉमेंट्स और कैसा आपको ये वीडियो लग रहा है, जो भी वीडियो सीरीज है, आप ये कमेंट किया करें। तो इस वीडियो के सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल जो है वो देखते हैं। जो पहला सवाल यहाँ पे है वो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का है। यहाँ पे आपको इसे सॉल्व करना है और आपको पता है हर बार की तरह मुझे ये सॉल्व करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ आपके लिए। इसमें आपको बॉडमास का रूल लगाना पड़ता है और बॉडमास से पहले आपको ऑफ भी पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। ऐसे ही ये चलता रहता है। तो वही हम लोग यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं 3 डिवाइडेड बाय 18 तिया 54 होता है, वहाँ पे वो लिख देते हैं इंटू 6 माइनस 22 इंटू 6 बाय 18। क्योंकि यहाँ पे कहीं ऑफ है नहीं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं इसे लिखने में। ऐसे माइनस 3 बाय 2 प्लस 10 माइनस 3 बाय 27 इंटू 9। इसे यहाँ पे सॉल्व करना है आपको। तो मैं इसे फटाफट आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करता जाता हूँ, ताकि आप इसे देख के जहाँ भी आप ये रफ वर्क कर रहे हैं या फिर जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे बस आप इसे देख के सॉल्व कर लें और आपका आंसर भी आ जाए। और अपने बारे में कुछ बताइए, तब तक ये सॉल्व भी हो रहा है। आप कहाँ से हैं, पढ़ाई आपकी कैसे चल रही है, किस किस चीज़ों की तैयारी आप कर रहे हैं, या फिर पास में कौन सा एग्जाम आपका है। आप सारा कुछ नीचे शेयर कीजिए, क्योंकि सारे कमेंट्स जो आपके हैं वो कोई ना कोई पढ़ता रहता है। मतलब हम लोगों में से ही कोई ना कोई पढ़ता रहता है, और अगर आप कुछ पूछते हैं तो उसका रिप्लाई भी कोशिश रहती है कि वो इंस्टेंट आप तक पहुंच पाए। कभी कभार देर हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर तो यहाँ पे आ गया बात करते करते ही 1/2, और ये है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल ABC है जहाँ पे कि AB और AC की वैल्यू 5:2 है। BC यहाँ पे 9 दिया गया है। BA है वो प्रोड्यूस्ड किया जाता है D तक। And the bisector of the angle CAD meets BC produced at E. What is the length of CE? सवाल में ये पूछ रहा है। इसके लिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना होगा। तो फिगर यहाँ ड्रॉ करते हैं पहले। सबसे पहले एक यहाँ पे ट्रायंगल देख लेते हैं। ट्रायंगल यहाँ पे कुछ ऐसा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि आगे यहाँ पे इसे खींचना पड़ेगा आगे। और इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, ये आपका A है, ये ट्रायंगल B है, ये ट्रायंगल C है, जहाँ पे कि AB का जो है वो 5:2 है और BC की वैल्यू यहाँ पे ये 9 cm दी गई है। याद रखें कि ये 5 और 2 यहाँ पे रेशियो है। अब कह रहा है कि BA जो है वो प्रोड्यूस्ड किया जाता है D तक। ये मान लीजिए कि आगे D तक खींचा गया इसे। एंड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल CAD D यहाँ पे क्या था, BA को प्रोड्यूस्ड करने पर BA इज प्रोड्यूस्ड टू D, एंड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल CAD का जो बाइसेक्टर होगा वो मीट करेगा BC जो प्रोड्यूस्ड किया जाता है E तक। यहाँ ये E तक प्रोड्यूस्ड किया गया, और जो यहाँ पे इसका बाइसेक्टर होगा वो यहाँ पे कहीं मिलेगा, ये यहाँ पे E पे कहीं मिलेगा। तो पूछ रहा है कि CE का लेंथ यहाँ पे क्या होगा। अब ये सवाल तो है बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे। अगर आपको ये पता होगा तो आप इसे तुरंत कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ये एक अलग यहाँ पे आप समझ लीजिए, किसी भी ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे अगर ये बाइसेक्टर है, अगर ट्रायंगल ABC के अंदर AD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, और कह रहा है कि ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये C है, ये आपको B है, इसका रेशियो यहाँ पे दिया गया है ये C और B का। तो ये जो यहाँ पे डिवाइड करेगा, जिस भी साइड पे जाके ये मीट करेगा, तो जो ये डिवाइड करता है साइड को, उसका रेशियो भी होता है C और B का। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, यहाँ पे दिया रहता कि एक ट्रायंगल ABC है, और इस ट्रायंगल में एंगल A को जो बाइसेक्टर कर रहा है लाइन, वो आपको यहाँ पे BC के ऊपर जाके D पे मीट कर रहा है। अगर AB और AC का रेशियो 5:2 है, तो वो साइड BC को जो बाइसेक्टर गिरा है BC पे, वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये भी आपका 5 और 2 हो जाएगा। और अगर सवाल में यहाँ पे दिया रहता कि BC की वैल्यू 14 है, तो आप यहाँ पे BD या फिर DC की वैल्यू बताइए, आसानी से निकाल सकते थे। तो इस सवाल में भी ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे आपको AB बाय AC इज इक्वल टू हो जाएगा BE बाय CE। अगर CE को यहाँ पे हम लोग x मान लें, AB और AC का रेशियो हमें पता है, जो कि हो जाएगा 5/2, और BE यहाँ पे हो जाएगा 9 + x, और CE यहाँ पे हो जाएगा x।
अब यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो आपको निकल के आ जाएगी 6 और सवाल में आपसे CE का ही वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा था जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। ये DI का एक सवाल है जहाँ पे कि आपको नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स मेंबर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ABCDE दिया गया है और यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है आपको और इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल द 5 ऑर्गेनाइजेशंस टू द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन ऑल द 5 ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले आपको यहाँ पे सबको ऐड करना होगा फीमेल और मेल वाले को और क्योंकि यहाँ पे दोनों का ही एवरेज पूछ रहा है तो सबका एवरेज निकालने का कोई मतलब है नहीं, बस आपको सम निकाल के दोनों का रेशियो निकाल लेना है। यहाँ पे अगर मेल मेंबर की बात कर लें तो यहाँ पे मेल है वो आपको रेड वाला है यानी कि 250, 225, 325, 275 और 150। जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो मेल यहाँ पे टोटल आ जाएगा 1225। वहीं पे अगर फीमेल को यहाँ पे ऐड करेंगे यानी कि 300, 275, 250, 200 और 125 तो यहाँ पे आ जाएगा 1150 और सवाल में पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल द 5 ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे अगर मेल का एवरेज निकालेंगे, फीमेल का एवरेज निकालेंगे, फिर यहाँ से कुछ कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ से कुछ कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ का रेशियो निकालेंगे तो ये फालतू की बातें हैं क्योंकि जब दोनों में ही आपको एवरेज निकालना है तो बाय 5 करने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे सीधा आपको यहाँ पे रेशियो निकाल देना है जो कि हो जाएगा 1150 बाय 1225। अब आप जब इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये नीचे हो जाएगा 49 और ऊपर हो जाएगा 46 और यही इसका रेशियो होगा यानी कि 46 रेशियो 49 जो कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। अब ये ट्रिगो का एक सवाल है, इसे करने के बहुत से तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर लीजिए sin स्क्वायर थीटा में या फिर आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू देके इसे चेक कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 देने पे ये आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे हो रहा है आप वो भी देख लीजिए। अगर साइन को इधर ले जाते हैं, एक तो सबसे पहले यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा इंटू यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा क्योंकि साइन चला गया इस तरफ इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 3/2। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री देते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा √3/2 इंटू √3 जो कि आपको इक्वल है 3/2 के। तो यहाँ से ये चेक हो गया कि थीटा की 30 वैल्यू देने पे ये आपका इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको 30 दे देनी है। सेक स्क्वायर 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा 4/3 माइनस 1/3 प्लस 3/4। इसे यहाँ से सॉल्व करना है जो कि हो जाएगा 16 माइनस 4 प्लस 9/12 इज इक्वल टू हो गया 21/12। 3 से इसे डिवाइड करने पे यहाँ पे आ जाएगा 7/4 जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक आइटम है जिसे सुरभि बेचती है 176 रुपए में, वो भी 12% डिस्काउंट देने के बाद MP के ऊपर। अगर वो इसे बिना डिस्काउंट का बेचती तो इससे 25% का यहाँ पे लाभ होता यानी कि यहाँ पे इससे 25% का प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे आपसे CP पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग पहले लिख लें CP, SP और MP और कह रहा है कि क्या नाम है इसका, सुरभि। सुरभि जो है किसी आर्टिकल को बेचती है 12% के डिस्काउंट पे। अगर हम लोग यहाँ पे MP को 100 ले लें और 12% का डिस्काउंट 100 पे दें तो ये 88 हो जाता है। और कह रहा है सवाल में आगे कि अगर वो डिस्काउंट नहीं देती यानी कि अगर वो 100 रुपये में ही बेचती तो इसे यहाँ पे जो लाभ होता वो 25% का होता। इसका मतलब कि CP यहाँ पे सीधा सीधा 80 आ गया क्योंकि 80 का ही 125% यहाँ पे निकल के 100 आएगा। तो सवाल में दिया गया है कि 88 की वैल्यू यहाँ पे 176 है यानी कि 88 का दोगुना यहाँ पे 176 होता है। तो CP यानी कि 80 की वैल्यू पूछ रहा है तो इंटू 2 कर देंगे तो 8 दूना 16 यानी कि 160 इसका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। ये अलजेब्रा का सवाल है। यहाँ पे आप जब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपको x माइनस वाई की वैल्यू है और यहाँ पे इसे सॉल्व करने पे आपको एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा y माइनस एक्स बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 11/24 और यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू 11 है तो y माइनस एक्स यहाँ पे हो जाएगा -11 और यहाँ से आपको एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी जो कि हो जाएगा -24। अब सवाल में आपसे पूछ रहा है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को लिखना है ऐसे टर्म में जहाँ पे कि बस आपको एक्स वाई और एक्स माइनस वाई का यूज हो। आपको जो पता होगा वो आपको ये पता होगा कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो होता है वो हो जाता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये तो आपको पता होगा, लेकिन आपको जो अब याद रखना है क्योंकि अब जो CGL हो, CHSL हो या फिर CPO हो वो आपको इसके अगले स्टेप से लेके सवाल बनता है वो आपको हो जाएगा। और इसमें कुछ है नहीं, ये बस एक सिंपल सा चीज़ है जो आपको याद रखना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और क्योंकि यहाँ पे आपको -2 भी मिल जाता है इसलिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 3x वाई। आपको इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करना है और प्लस यहाँ पे एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख देना है। बस आपको यहाँ पे
सब कुछ इसके अंदर वैल्यू पुट हो जाएगी क्योंकि आपने यहाँ पे सारा कुछ निकाल लिया है। x माइनस वाई यहाँ पे 11 दिया गया है सवाल में, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा 121 प्लस 3xy, xy की वैल्यू यहाँ से आ गई है -24, तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू -24 और यहाँ पे आपको प्लस करना है एक्स वाई का होल स्क्वायर, यानी कि 24 का होल स्क्वायर हो जाता है 576। यहाँ पे 11 गुना 121 हो जाएगा 1331, 11 का क्यूब मतलब 1331 होता है, और यहाँ पे 11 गुना 3 गुना 24 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे लग जाएगा जो कि हो जाएगा 792 प्लस 576। इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा 1115 जो कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक 240 मीटर लंबी कोई एक ट्रेन है जो कि किसी आदमी को ओवरटेक करती है जो कि सेम डायरेक्शन में, मतलब ट्रेन अगर इधर जा रही है तो आदमी भी इधर ही चल रहा था। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी स्पीड होती है, अगर ट्रेन की स्पीड x थी, आदमी की स्पीड y थी, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाता है। अगर यहाँ पे ट्रेन इधर से आती, आदमी इधर से आता, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे ऐड हो जाता जो कि x प्लस वाई हो जाता। ये बात आपको पता भी होगी, मैंने बस बता दिया ताकि आपका यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज या फिर आपको याद आ सके। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ट्रेन की जो लंबाई है वो आपको 240 मीटर है जो कि ओवरटेक कर रहा है आदमी को जो कि 6 की स्पीड से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर्स पर आवर है सेम डायरेक्शन में, और 9 सेकंड लगता है इसको ओवरटेक करने में। हाउ मच टाइम विल इट टेक, और यहाँ पे ध्यान में रखें कि यहाँ पे आपको सेकंड में पूछ रहा है, तो जहां भी आपको मीटर पर सेकंड हो उसे आप मीटर पर सेकंड में ही छोड़ दें, जहां पे किलोमीटर्स पर आवर हो वहां पे आपको बस चेंज करना होगा। यहाँ पे समय पूछा जा रहा है किसी टनल को पास करने में जो कि 372 मीटर लंबा है। यहाँ से अगर ट्रेन की स्पीड निकालेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालेंगे, तो वो आपको हो जाता है 240/9, क्योंकि ट्रेन की लंबाई 240 थी और टोटल समय जो ओवरटेक करने में लग रहा है वो आपको 9 है। लेकिन ये ध्यान में रहे कि यहाँ से आपको ऐड करना होगा जो भी यहाँ पे आदमी की स्पीड थी, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया। यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू 5/18। 5/18 क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये किलोमीटर्स पर आवर में था, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सॉल्व करने पे यहाँ पे आ जाएगा 80/3 प्लस 5/3 जो कि हो जाएगा 85/3। ये आ गई ट्रेन की स्पीड। अब यहाँ पे सवाल में पूछ रहा है कि टाइम क्या लगेगा एक टनल को क्रॉस करने में जो कि आपको 372 मीटर लंबा है और ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है, और समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। चाल हमने यहाँ पे 85/3 निकाला है, यहाँ पे 85/3 लिख देंगे। 372 प्लस 240 हो जाता है 612 इंटू 3/85। अब आप यहाँ पे 17 से डिवाइड करें, 17 × 5 = 85 और 17 से इसे डिवाइड करने पे यहाँ पे आ जाएगा 36। इसे जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 108/5, और जो फाइनल आंसर होगा वो आपको 21.6 होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। इसमें कह रहा है कि अगर कोई एक लेंथ है रेक्टेंगल का, वो अब हो जाता है 3 टाइम्स, और जो इसकी चौड़ाई थी यानी कि ब्रेड्थ था वो आपको हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब हाफ से, यानी कि जो था वो अब हो जाता है b/2। अगर एरिया 1 जो कि पुराना वाला था उसकी बात कर ले तो यहाँ पे वो LB था, और एरिया 2 जो कि नया वाला है वो आपको हो जाएगा 3/2 LB, और इसका ही रेशियो आपसे सवाल के अंदर पूछा जा रहा है, यानी कि A1 रेशियो A2 हो जाएगा 2:3, क्योंकि यहाँ पे LB तो यहाँ पे कट ही जाएगा साथ में, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिया गया है। इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक दुकानदार है जो कि 2 आर्टिकल बेचता है 10,591 ईच। ऑन वन ही गेंड 19% एंड द अदर, उसे हानि होती है 11% की। व्हाट वाज हिज ओवरऑल गेन और लॉस %? अब इस तरह का सवाल जो है, जब आपको 2 आर्टिकल दिया गया हो और जो SP है वो भी सेम हो, तो बेहतर होगा कि, और साथ में जब यहाँ पे ओवरऑल पूछ रहा हो, यहाँ पे देखिए सवाल में लिखा है ओवरऑल गेन ओवरऑल लॉस, तो बेहतर होगा कि आप फॉर्मूले को याद रखें। फॉर्मूला वैसे कुछ होता नहीं है, फॉर्मूला आप भी बना सकते हैं, खुद के लिए आप याद रख सकते हैं, बस 3-4 स्टेप के सॉल्यूशन को आपको सिंगल स्टेप में याद रखना होता है। तो जो आपको याद रखना है वो आप याद रख लीजिए। यहाँ पे 100 इंटू x प्लस वाई प्लस 2xy बाय 200 प्लस x प्लस y। इसी फॉर्मूले में आपको बस सवाल को सेट कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि सवाल में है आपको 100, x प्लस वाई का मतलब यहाँ पे है कि आपको एक बार गेन हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है, यानी कि 19, और y की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे लॉस है तो माइनस यहाँ पे 11 लिख देंगे, प्लस 2 इंटू 19 इंटू -11 बाय 200 प्लस 19 - 11 यहाँ पे लिख देंगे। इसे आप जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 800 - 418 बाय 208। इसे सॉल्व करने पे यहाँ पे आ जाएगा 382 बाय 208। अब आप यहाँ पे या तो इसे पूरा सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे इसे ऑप्शन की तरफ जाके एक बार चेक कर लीजिए। इसमें कोई घाटा आपका है नहीं, इसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 382 बाय 208 जो है
सबसे पहली बात तो ये आपको रिजल्ट जो देगा वो आपको पॉजिटिव में देगा। पॉजिटिव का मतलब हुआ कि ये आपको प्रॉफिट में मिलेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगली बात ये कि 208 का 5 गुना तो कम से कम 382 नहीं ही होगा। तो बस आपको एक ही ऑप्शन बचा जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। सवाल में कह रहा है कि किसी एक क्लास में 90 विद्यार्थी हैं, 90 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि 60% जो है वो लड़कियां हैं और बाकी जो हैं वो आपको लड़के हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़, अच्छा ऐसा तो खैर होता नहीं है किसी क्लास में कि 60% लड़की हो। खास करके मेरी पढ़ाई में तो आज तक स्कूल से लेके कॉलेज तक कभी ऐसा मिला नहीं कि जहाँ पे कि 60% लड़की हो। और खैर सवाल है, सवाल की तरह देखते हैं। तो एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ आर 63 एंड दैट ऑफ गर्ल आर 70। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास? अगर यहाँ पे लड़कियों की बात कर लें, यहाँ पे लड़कों की बात कर लें, तो लड़कियां जो है वो आपको 60% हैं, लड़के आपको यहाँ पे 40% हैं। अगर रेशो की बात कर लें तो यहाँ पे जो रेशो है वो आपको 3 और 2 का रेशो आएगा। और जो मार्क्स की बात कर लें तो यहाँ पे आपको लड़के जो हैं वो आपको 63 मार्क्स है इनका एवरेज, यानी कि औसत जो इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं वो आपको 63 है और लड़कियां आपको 70 एवरेज मार्क्स है इनका। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास, यानी कि यहाँ पे जो भी आएगा, ये दोनों जो बन के यहाँ पे जो खिचड़ी बनेगा वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस खिचड़ी को निकालने के लिए सबसे बेहतर होगा कि आप यहाँ पे सबसे बेसिक अप्रोच यहाँ पे लगाएं। और वो लगाने का तरीका है कि आप 70 से 3 को मल्टीप्लाई करें, 63 को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर यहाँ पे 3 + 2 को यहाँ पे यानी कि 5 से डिवाइड कर दें। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे ये 70 गुना 3 लिखना है प्लस 63 गुना 2 लिखना है और डिवाइड कर देना है 3 + 2 यानी कि 5 से, जो कि हो जाएगा 7 × 21 210। 63 गुना 2 हो जाएगा 126/5, जो कि ऐड करके आ जाएगा 336/5 और जो कि हो जाएगा 67.2, ऑप्शन नंबर 4। इस सवाल में आपको 2 पाई चार्ट दिया गया है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इनरोल्ड हैं और यहाँ पे कैंडिडेट पास्ड हैं। सवाल में कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट QRS together to the number of candidates passed from institute QRS। बस यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे 7500 है और ये आपको 4000 यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे 7500 का 30 12 18 यानी कि 60% निकाल लें, इंटू 60 कर दें, बाय यहाँ पे कर दें 4000 का 24 18 और 24 यहाँ पे हो जाएगा 48 10 58 8 66, यानी कि 4000 का 66% यहाँ पे आप कर दें, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो कट गया, 6 से ये 11 बार में कट गया, तो ये हो जाएगा 75/44 और यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ये फिर से यहाँ पे DI का सवाल जहाँ पे कि पूछ रखे थे रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फ्लेवर्स इन 2012 टू द डिफरेंस। अच्छा 2012 यहाँ पे हो गया 50 50 65 यानी कि 165 और पूछ रहा है रेशियो यहाँ पे ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए इन 2012 13 14 12 13 14 में ए का यानी कि ब्लू 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 यानी कि 50 45 और 70, 50 45 और 70 ही है ना, 50 45 और 75 है, 50 45 75 यहाँ पे हो जाएगा 170 प्लस यहाँ पे पूछ रहा है एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर सी इन 12 13 एंड 14 यानी कि ये ग्रे वाला 12 65 70 और 80 यानी कि हो जाएगा 215। इसका एवरेज क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि आपको ऊपर भी एवरेज कह रहा है यानी कि 165/3, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो कोई मतलब बनता नहीं है। 117 और 215 का यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये आपको यहाँ से प्लस नहीं, यहाँ पे ये माइनस चाहिए होगा और इक्वल टू हो जाएगा 165/45। इसे सॉल्व करने पे यहाँ पे आ जाएगा 11/3, यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। इस सवाल में कह रहा है कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल यहाँ पे ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल यहाँ पे ट्रायंगल ABC है, ये कोई एक ट्रायंगल है ABC और D और E जो है वो पॉइंट है साइड AB और AC पे। यहाँ पे इधर कोई ये D पॉइंट है, यहाँ पे ये E पॉइंट है और कह रहा है कि ADE एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल B है, यानी कि अगर यहाँ से एक लाइन मिलाते हैं तो एंगल B जो है वो बराबर है एंगल ADE के। तो यहाँ से आप सिमिलरिटी लगा लीजिए जो भी आगे पूछ रहा है। AD की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 7, BD की वैल्यू दी गई है 5 और BC की वैल्यू दी गई है 9, तो DE की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। आप सिमिलरिटी लगा लीजिए जो कि हो जाएगा 12/9 इज इक्वल टू 7/x। x यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, तो x यहाँ से निकल के आ जाएगा 7 गुना 9/12 जो कि हो जाएगा 7 3 तिया 9 3 चौके 12 7 तिया 21/4 जो कि हो जाएगा 5.25, ऑप्शन नंबर 3।
फिर से यहाँ पे डी आई का एक सवाल है, यहाँ पे आपको एक हिस्टोग्राम दिया गया है, कह रहा है कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज लेस देन 50 kg, यानी कि इधर वाले बच्चे 50 के इधर वाले बच्चे, एंड वाई जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हुज वेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 kg, तो ये इधर वाले बच्चे हैं, और एक्स रेशियो वाई यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये आपको हो जाएगा 45-20 हो जाता है 65, और ये हो जाएगा 40-5-45। इसे आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13:9, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। ये टाइम एंड वर्क का सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 18 लोग जो है वो काम करते हैं, 8-3 कंप्लीट दिए। अच्छा, ये आपको MDH वाला फार्मूला है, MDH। ये आपको पता तो होना चाहिए कि MDH का मसाला ही नहीं, फार्मूला भी होता है। M यहाँ से नंबर ऑफ मैन, D यहाँ पे डेज, और H यहाँ पे आवर होता है। ये याद रखने का तरीका है जो कि मैंने बनाया है इसे। ऑब्वियसली मैंने ये फॉर्मूला नहीं बनाया है, मतलब इसे याद करने का तरीका कि आप MDH मसाले से इसे याद रख सकते हैं, और नीचे बस आपको W याद रखना है। सवाल ये हो गया, बस यहाँ पे आपको 18 लोग, 8 घंटे, 10 दिन, 3 यूनिट इज इक्वल टू, 1 मिनट, इज इक्वल टू यहाँ पे 25 गुना 6 यानी कि घंटे, दिन यहाँ पे निकालना है, x लिख लेते हैं, और बाय यहाँ पे 5 कर लेते हैं। x लिखने का फ़ायदा ये है कि आपको पढ़ाई के बीच बीच में याद आती रहे, और आप अपनी पढ़ाई में फोकस कर सकें, और वो गाना दिमाग में चला सकें, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग करते रहें। इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6×18, इससे ये कट जाएगा, और यहाँ पे 5×5 = 25 हो जाएगा, 5×2 = 10 हो जाएगा, 8×2 = 16 यहाँ पे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। सवाल में आपको 16x² + y² यानी कि आप इसे ऐसे लिख लीजिए, 4x² + y² की वैल्यू 48 दी गई है, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे 2 दी गई है। सवाल में पूछ रहा है 4x³ + y³ की वैल्यू क्या होगी। a³ + b³ वाले फॉर्मूले पे इसे डालेंगे तो ये आपका हो जाता है a + b × a² + b² - ab। आपको यहाँ पे a + b नहीं पता है, a² + b² पता है, ab भी यहाँ पे पता है, तो a + b आपको यहाँ पे निकालना है, यानी कि आपको 4x + y की वैल्यू यहाँ पे निकालनी होगी। तो यहाँ पे 4x + y का जब भी हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, कर लेते हैं, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाता है 4x का होल स्क्वायर + y² + 2 × 4x × y, और जब ये 2 यहाँ से हटाएंगे तो ये आपका हो जाता है √। इसे आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 48 + 16 यानी कि 64। तो इससे यहाँ पे आपको इससे आपको यहाँ पे आ जाएगा 4x + y की वैल्यू, जो कि हो जाएगी यहाँ पे 8। इसे आपको यहाँ पे पुट कर देना है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा a + b यानी कि 4x + y यहाँ पे हो जाएगा 8, a² + b² यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको 48 दी गई है, और ab का मतलब यहाँ पे हो गया 4x × y, जो कि यहाँ पे हो जाएगा -8। इसे यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे आ जाएगा 40 × 8 यानी कि 320, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक सर्कल है, और इसके अंदर सेंटर जो है वो आपको यहाँ पे कहीं सेंटर O है, AD जो है वो आपको डायमीटर है, AD यहाँ से जो है वो कोई डायमीटर है, ये A है, ये D है, AC जो है वो आपका कॉर्ड है, AC जो है यहाँ से कोई वो एक कॉर्ड है, पॉइंट P जो है इज ऑन AC है, और ऐसे है कि OB की वैल्यू 7 है, और OB ये 60 डिग्री, DOC 60 डिग्री, और BC की लेंथ यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब जो इसका जो फिगर है वो आपको यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से ये B यहाँ पे कहीं मिल रहा है, और जो OBA की वैल्यू है वो आपको 60 डिग्री है, और फिर आपको DOC यानी कि DOC की वैल्यू जो है ये भी आपको 60 डिग्री है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो है ये भी आपको रेडियस है, ये भी रेडियस है, और साथ में ये OC जो है वो भी आपको रेडियस ही है। तो इससे यहाँ पे एक चीज़ निकल के ये आ जाएगी, जब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 60 है, ये पूरी एक लाइन है, तो ये पूरा जो है यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये आपको हो जाएगा 120 डिग्री। अब जब ये यहाँ से यहाँ 120 डिग्री है, अच्छा मैंने इसे भी लिख दिया, ये नहीं, बस आपको यहाँ से यहाँ वाली लाइन जो है वो आपको 120 डिग्री है, ये जो बोल्ड किया हुआ है ये आपको 120 डिग्री है, और ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये जो है ये भी आपको 30 हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये भी जो है वो भी 30 डिग्री ही होगा। अब यहाँ पे आप ट्रायंगल AOB में देखिए, ये 60 है, ये 30 है, तो बचा जो एंगल होगा वो आपको ये 90 डिग्री का होगा, और जब ये 90 है, ये पूरा यहाँ से 120 था, तो ये आपको बचा हुआ जो है ये भी आपको 30 डिग्री हो जाएगा। जब ये 30 है, ये 30 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि OB जो है वो बराबर है BC के,
और OB की वैल्यू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो BC की वैल्यू भी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ही होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। यहाँ पे जो सवाल है इसके अंदर आप देखेंगे, इसमें आपको कह रहा है कि ABCD जो है वो कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर यहाँ पे ABCD कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मैं अभी बना लेता हूँ इसे एक ट्रेपेजियम, जो कि एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। वो यहाँ पे A, B, C और D है, ये भी आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि डायगोनल्स यहाँ पे BD है और यहाँ पे AC है, जो कि E पे कहीं मिल रहा है। सवाल में कह रहा है कि BEC की वैल्यू जो है वो आपको 138 डिग्री है और ECD की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे ECD, अच्छा हाँ ये वाला, ये आपको 35 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। तो पूछ रहा है कि BAC की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको एक बात तो पता होगा कि अगर एक ही कॉर्ड से, ये कॉर्ड आपको AD जो कॉर्ड है, इससे जब सरकमफेरेंस पे एक यहाँ पे एंगल बनता है जो कि 35 डिग्री है, तो आपको इसी कॉर्ड से यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है जो कि है एंगल ABD, तो ये भी आपको 35 डिग्री होगा। और क्योंकि यहाँ पे आपको, अगर आप ट्रायंगल ऐसे आप देख लीजिए, ये आपको कोई एक ट्रायंगल है, ये आपको ट्रायंगल A है, ये B है, ये E है, और यहाँ पे ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो आपको यहाँ पे 138 डिग्री दिया गया है। इसका मतलब होता है कि इस एंगल और इस एंगल का जो सम है वो आपको 138 डिग्री है। तो जब आपने यहाँ पे इस एंगल यानी कि एंगल ABD की वैल्यू 35 निकाल ली है, और आपको ये भी पता है कि एंगल A और एंगल B का सम जो है वो आपको 138 डिग्री है, तो क्या आप यहाँ से एंगल A की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? ये निकालना बहुत ही आसान है। 138 माइनस आपको 35 करना होगा, जो कि 103 हो जाता है। और सवाल के अंदर पूछ रहा है कि एंगल BAC की वैल्यू क्या होगी, जो कि आपने निकाल लिया यहाँ पे, जो कि होगा 103 डिग्री। ये तो एक तरीका हो गया जो कि आप कर सकते हैं। इसमें गलती क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। इसमें जो जनरली गलती हो जाती है, या फिर आप बहुत सारे वीडियोस में हो सकता है कि आप देखें, बहुत से लोग इसे ऐसे बनाते हैं, ये फिगर, ये आपको एक अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें यहाँ पे कह रहा है ये आपको A है, ये B है, ये C है। ये आपको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह की गलती आप भी कर सकते हैं एग्जाम के दौरान। ये यहाँ से डायगोनल मिल रहा है, ये यहाँ पे D है। अब आपको ये तो नहीं पता है कि ये D जो है वो सेंटर है या फिर नहीं है, और एग्जाम में यही होगा कि आपको लगेगा कि ये सेंटर है, और सवाल में दिया गया है BEC, सॉरी यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे जहाँ पे मीट कर रहा है वो यहाँ पे E था, तो यहाँ पे दिया गया है कि BEC की वैल्यू यहाँ पे 138 डिग्री है और ECD की वैल्यू यहाँ पे 35 डिग्री है। तरीका आप वही रखें जो आपने अभी सीखा है कि एक कॉर्ड से यहाँ पे 35 डिग्री बन रहा है और एक कॉर्ड से यहाँ भी 35 डिग्री होगा। अब आपको एग्जाम के दौरान क्या लगेगा कि ये जो पॉइंट है ये आपका सेंटर है, ये आपका R है, ये भी आपका R है, तो जब यहाँ पे 35 है तो ये भी 35 होगा। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन रहता 35 डिग्री तो हो सकता था कि आप यहाँ पे 35 डिग्री मार्क करके चले जाते हैं। इसलिए मैंने जो यहाँ पे फिगर बना के आपको दिखाया वो आपको एक सर्कल के अंदर एक ट्रेपेजियम था, ताकि आप ये कन्फ्यूजन ना रखें अपने मन के अंदर कि यहाँ पे जो ये पॉइंट था जो कि दोनों डायगोनल के साथ मीट कर रहा था वो आपको कोई सेंटर है। तो इस तरह की मिस्टेक्स एग्जाम के अंदर हो सकती है। अगर आपका ऑप्शन भी यहाँ पे 35 डिग्री होता तो ये सवाल हो सकता था कि आपसे गलत हो जाता। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि कह रहा है कि कोई एक 5 डिजिट का नंबर है और ये डिविजिबल है 3, 7, 11 से। ये मैंने सवाल बहुत बार करवाया है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया इस बार। तो 3, 7, 11 मतलब ये 77 का भी मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे आप 3, 3 के पेयर को बनाएंगे, यानी कि 7xy और आगे 0 लगा लीजिए, 024, और इन दोनों का जो यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए वो आपको 77 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 77 का मल्टीपल कोई ऐसी संख्या है जिसमें कि आप अगर 24 ऐड करते हैं तो वो कोई संख्या 7xy बन जाए। तो अगर आप 77 इंटू 8 करते हैं तो वो हो जाता है 616, 77 इंटू 9 करते हैं वो हो जाता है 693, और 77 इंटू 10 करते हैं तो वो हो जाता है 770। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में ये आएगी कि अगर 616 यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग माइनस करके और उसमें 24 ऐड करते हैं तो वो कभी भी आपको 7 समथिंग यहाँ पे नहीं बनता। तो 77 इंटू 8 वाला तो यहाँ पे गलत हो गया। अगर यहाँ पे 77 इंटू 10 करेंगे यानी कि 770, तो यहाँ पे 770 प्लस 24 ऐड करने के बाद जो आएगा वो आपको निकल के आ जाएगा 794, यानी कि x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4 आ गई। अब जब आप इसे डालेंगे 24794, और यहाँ पे एक बात का आप ध्यान रखें कि यहाँ पे ये 3 का मल्टीपल भी आपको चेक करना है, यानी कि 4, 5, 6, 6, 4, 10, 10, 9, 19, 19, 7, 26,
जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 770 भी यहाँ पे नहीं होगा। फिर आपको चेक करना है 693। 693 में जब यहाँ पे 24 ऐड होगा तो वो हो जाता है 717, यानी कि संख्या जो हो गई वो आपको 24717 हो गई। 7 7 14, 1 15, 15 17, 17 4 21, यानी कि ये 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो आपको 1 आ गई और y की वैल्यू 7 आ गई। यहीं पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है सवाल के अंदर। 2 इंटू 7 माइनस 8, यानी कि 7 दूनी 14 माइनस 8 हो जाता है 6, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। इस सवाल में कह रहा है कि राधा जो है वो 25% ऑफ हर इनकम बचाती है। इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20% एंड हर इनकम इंक्रीजेस बाय 29%, देन हर सेविंग्स इंक्रीजेस बाय। अच्छा, ये सवाल आपको मिक्सर एलिगेशन वाले तरीके से बन जाएगा और आप जानना चाह रहे हैं ये कैसे होता है, तो या तो आप किसी वीडियो देख सकते हैं, मतलब मेरे वीडियो नहीं, किसी ने कराया होगा, या मैंने ये तरीका देखा था एम टायरा की बुक में। अगर आपके पास वो बुक है तो आप उसमें जाके इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सेविंग है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है और यहाँ पे बीच में आपको इनकम लिख देना है। और 25% का मतलब होता है 1/4, और यहाँ से आपको करना है 1/4 ऑफ हर इनकम। सेविंग यहाँ पे जो हो रही है वो आपको 1 की हो रही है, एक्सपेंडिचर यहाँ पे 3 का हो रहा है और 4 आपकी इनकम है। तो सेविंग यहाँ पे जो है वो आपको 1 हो गई, एक्सपेंडिचर जो है वो आपको यहाँ पे 3 हो गया। और जो सवाल के अंदर दिया गया है वो आपको कह रहा है कि एक्सपेंडिचर में इंक्रीज जो हो रहा है वो आपको 20% का हो रहा है, और सेविंग में आपको दिया नहीं गया है, आपसे पूछ रहा है, और इनकम में आपको 29% का इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से 29 माइनस 20, यहाँ पे 9 आ रहा है, यानी कि 1 की वैल्यू 9 आ रही है, तो 3 की वैल्यू यहाँ से 27 आ जाएगी। जब यहाँ पे 27 है, ये 29 है, तो सेविंग आपको निकल के आ जाएगा 56%, और यही आपसे पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। इस सवाल में कह रहा है कि द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 years इज 8% पर एनम, फॉर द नेक्स्ट 4 years इट इज 10% पर एनम, एंड फॉर द पीरियड ऑफ बियॉन्ड 6 years इट इज 12% पर एनम। If a person gets 18358.60 as simple interest after 9 years, then how much money did he invest? ऐसा ही निकालने का तरीका होता है PRT/100, ये आपको पता होगा। ऐसा ही यहाँ पे दिया गया सवाल में 18358.60, P यहाँ से निकालना है और RT यहाँ पे आपको दिया गया है सवाल के अंदर, जो कि हो जाएगा पहले 2 साल के लिए 8% है, यानी कि 16, प्लस 4 साल के लिए 10%, यानी कि 40, और यहाँ पे टोटल 9 साल ही है। तो यहाँ से आपको करना होगा 3 साल, क्योंकि 4 5 6 7 8 9 3 ही बचा, 12 दिया 36% यहाँ से हो जाएगा, बाय 100 करना पड़ेगा। यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आप यहाँ पे निकाल सकते हैं 5860, यहाँ से डेसिमल हटेगा, बाय 100 होगा। इस 100 से ये वाला 100 यहाँ पे कट जाएगा, बाय यहाँ पे 92 आ जाएगा, जो कि सॉल्व करने पे यहाँ पे आएगा 19955, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। सवाल में दिया गया है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे ये निकालना है। इसमें से जब आप ऊपर नीचे एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाता है एक्स क्यूब माइनस 5 माइनस 1/x क्यूब, नीचे बच जाता है एक्स क्यूब प्लस 7 माइनस 1/x क्यूब। इससे ये कट गया, और यहाँ पे आपको सवाल में और यहाँ पे आपको सवाल में x माइनस 1/x दिया गया है। x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है, मतलब कि x माइनस 1/x की वैल्यू अगर n होती है तो x क्यूब माइनस 1/x जो होता है वो आपको हो जाता है n क्यूब प्लस 3n। तो आप जब यहाँ से x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा 125 प्लस 15, जो कि हो जाता है 140। 140 माइनस 5 यहाँ से हो जाएगा 135, और 140 प्लस 7 यहाँ से हो जाएगा 147, जो कि 3 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 45/49। यही आपसे पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। ये ट्रिको का एक सवाल है, इसे बताने के लिए कुछ है नहीं, बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाना है और जो आंसर है वो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। मैं सीधा यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसे, इंटू √3 माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू 4/3/4 इंटू 1। इसमें कुछ बताने के लिए तो है नहीं, वैसे आप नीचे कमेंट कीजिए, इसमें भी आपको कुछ जानना है तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि बस इसमें आपको वैल्यू पुट करना है और सारा आपका निकल के चला आएगा। मैं बस वही कर रहा हूँ, कुछ बताने का है नहीं, बस सॉल्व करना है ताकि आप अपने आंसर से अपने तरीके से, तरीका भी तो कुछ है नहीं यहाँ पे, मतलब आप जो भी यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं कहीं गलती तो है नहीं आपके सवाल के अंदर, आप वो यहाँ से चेक कर लीजिए। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा √3 माइनस 2 तो ऐसा ही रहेगा, और यहाँ से ये हो जाएगा 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। फिर से वही सवाल, सेम सवाल, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, जो कि हो जाएगा 8 इंटू 1/2 इंटू 3/4 माइनस 4 माइनस 2/1 माइनस 3। किसी किसी सेट में इतने आसान सवाल पूछे गए हैं
और कुछ सेट्स में, मतलब मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसका आंसर 3/2 निकल के आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। और बात ये भी है कि अगर किसी सेट के अंदर बस मैथ्स ही आसान है या फिर मैथ्स ही टफ है, तो मैथ्स एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता है। बाकी 3 और सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके सिलेक्शन में एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तो वही सारी बातें हैं। यहाँ पे इस सवाल में पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर 5 और 8 दिया गया है। रेशियो किसी नंबर का 5 और 8 दिया गया है, इसमें 5 ऐड करने पे रेशियो जो है वो चेंज होके हो जाता है 2 और 3। ये सिंपल सा एक सवाल है जहाँ पे कि आपको यहाँ पे दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा। 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, 5 8 का डिफरेंस 3 है, इसे आप इक्वल कर लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 8 का, तो 5 8 ही रहेगा। 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हो जाएगा 6 और 9। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस जो है वो आपको 1 है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 5 का डिफरेंस आ रहा है, 1 की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 8 की वैल्यू हो जाएगी 40 और 5 की वैल्यू हो जाएगी 25। 25 प्लस 40, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 65, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। ये थे 25 के 25 सवाल। अब कोई सवाल इसके आगे है नहीं। और ये था आपको एसएससी सीजीएल का 13 अगस्त 2021 सिफ्ट 2 का पेपर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कहने की बात तो है नहीं, आपकी श्रद्धा है, आप कर सकते हैं। जरा भी इच्छा नहीं हो रही है तो आप नहीं भी कर सकते हैं।